Hello everyone, welcome to Prasanjit Knowledge Bank. टुडे वी विल लर्न अबाउट नीडल प्रिक मैनेजमेंट। मतलब आज हम ये मालूम करेंगे कि नीडल प्रिक होने से हम क्या क्या करेंगे। जनरल प्रैक्टिस में क्या होता है कि जब हमारे स्टाफ ब्लड ड्रॉ करते हैं या सैंपल ड्रॉ करते हैं या इंजेक्शन किसी को देते हैं तो उनको नीडल प्रिक हो जाता है। ये हॉस्पिटल, क्लिनिक और लैब में ही होता है। तो उसी टाइम हमें मालूम ये नहीं होता है कि वो पेशेंट इन्फेक्शन था या इन्फेक्टेड नहीं था, हेल्दी था, वो हमें मालूम नहीं था। लेकिन हमें नीडल प्रिक मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अभी वर्ल्ड वाइड में यही प्रॉब्लम है कि नीडल प्रिक बहुत सारा होता है। तो इस नीडल प्रिक में 6 लाख से 8 लाख पर ईयर पॉपुलेशन इन्फेक्टेड होते हैं। तो ये इन्फेक्टेड होने से हमें क्या क्या डिजीज़ होता है वो मालूम करेंगे अभी। तो इसमें से ब्लड बॉर्न डिजीज़ जैसे हेपेटाइटिस बी और सी या HIV ऐसे होता है। तो हेपेटाइटिस बी होने के लिए चांस है 30%, मतलब 100 से 30 लोग। और हेपेटाइटिस सी में चांसेस है 1.3% से 3%। HIV का परसेंट है 0.3%। एक्चुअली ये जो परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं वो डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ इंजरी, मतलब कितना डेप्थ में इंजरी हुआ है। तो वो जानने से पहले हमें ये नहीं जानना है कि वो नीडल पे विजिबल ब्लड है या नहीं, पेशेंट इन्फेक्टेड था या नहीं। इन एवरी केस वी हैव टू मैनेज द नीडल प्रिक मैनेजमेंट, मतलब जो भी हो वो इन्फेक्टेड पेशेंट इन्फेक्टेड था या नहीं था, लेकिन हमें नीडल प्रिक मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा पर्सनल को ज़्यादा रिस्क होता है तो वो आज हम मालूम करेंगे। जैसे फर्स्ट में है हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब जो हेल्थ केयर में ड्यूटी करते हैं उनको, 2 डॉक्टर्स को, 3 इमरजेंसी केयर प्रोवाइडर्स को होता है, 4 नर्सिंग स्टाफ्स को होता है, 5 ऑपरेशन थिएटर पर्सनल, जो मतलब ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं, ऑपरेशन करने के टाइम में डॉक्टरों को हेल्प करते हैं, उनको भी चांसेस है। उसके बाद लैबोरेटरी असिस्टेंट या अटेंडेंट, उसके बाद BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो हैंडलिंग स्टाफ्स करते हैं, उन्हीं को रिस्क ज़्यादा होता है। आज हम नीडल प्रिक मैनेजमेंट में नीडल स्टिक इंजरी को डिस्कशन करेंगे। इसमें हम रिस्क फैक्टर को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद प्रिवेंशन कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, रिपोर्टिंग कैसे करेंगे और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है और कंक्लूजन क्या है, उस सभी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। नीडल प्रिक हो जाने से हम क्या क्या नहीं करेंगे, तो उसी में एक है नीडल, जब हम इंजेक्शन किसी को देते हैं तो उसको नीडल कैप जब ड्रॉ करते हैं ना, उसको रीकैपिंग नहीं करें। मतलब इंजेक्शन देने के बाद हम उसका नीडल का कैप हम नहीं देना चाहिए, उसको सीधा डायरेक्ट उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। उसके बाद अगर नीडल प्रिक हो जाएगा तो ब्लड निकलेगा, तो उसको माउथ सकिंग मतलब फिंगर माउथ में दे के हम जो रखते हैं ना, उसमें से करने क्या होता है और जो इन्फेक्टेड ब्लड होता है वो हमारा बॉडी में घुस जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसको ब्लड फ्लो को बंद करने के लिए हम फिंगर को ज़्यादा प्रेशर दे के रखते हैं, लेकिन उसमें से क्या होता है, वो तो सेल डैमेज तो होता है, लेकिन उसके बाद हम जो प्रेशर दे के रखते हैं ना, उससे ज़्यादा सेल डैमेज होता है और डैमेज सेल से वायरस भी घुस सकता है उसमें से ज़्यादा। और देन क्या होता है, हम जब नीडल प्रिक हो जाता है, ब्लड निकलता है, उसमें से हम डेटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक लिक्विड ऐसे कुछ हम उसमें देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अल्कोहल बैक्टीरिया और वायरसों में तो डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन हमारा बॉडी को भी जो हमारा बॉडी को यूजर फ्रेंडली जो वायरस होता है ना, उसको भी किल कर देता है। तो स्टार्टिंग के टाइम पे हम डेटॉल, एंटीसेप्टिक ऐसे क्रीम ऐसे कुछ हम उस पर यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है हम क्या क्या करेंगे। नीडल प्रिक हो जाने से हम क्या करेंगे, वो फास्ट क्या करेंगे, हम देखिए हमारा जो नीडल फिंगर है जो नीडल प्रिक हुआ था, उसको रनिंग वाटर में जो टैप होता है ना हमारे घर में, वो रनिंग वाटर जो निकलता है उसके नीचे हम दिखाएंगे टुवर्ड्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ दिखाना चाहिए। तो इन्फेक्टेड ब्लड क्या होता है, फ्लोज एलोंग विद द वाटर, मतलब जो पानी में हम दिखाएंगे ना, वो पानी में वो धो सकता है। और जस्ट जेंटली प्रेस द फिंगर अंडर द वाटर, हम पानी के नीचे दिखाने के टाइम पे जस्ट थोड़ा ही प्रेस करेंगे, जैसे जो ब्लड इन्फेक्टेड था, घुस गया था बॉडी में अंदर, वो निकल जाए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम एंटीसेप्टिक डेटॉल, क्रीम,
या एंटीसेप्टिक पाउडर जो भी हो उसके ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। और हाथ को जो धो सकते हैं, धोने के बाद और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे लैब या ऑफिस या घर में जहाँ भी हो एक ऑकरेंस रजिस्टर या इंसिडेंट रजिस्टर रख सकते हैं। मेंटेन करना ज़रूरी है। इसका मतलब है क्या होता है, उसमें एक इंसिडेंट नंबर होता है रजिस्टर में, जैसे हम दिखाए हैं अभी, और डेट रिपोर्टेड है, जो डेट में हुआ था उसी डेट को दिखाएंगे। टाइप लिखेंगे, इंसिडेंट हुआ था या एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था, या मिस हो गया था, हाथ से गिर गया था, ऐसे कुछ हम दिखाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर लिखा है, देखिए आप एक कॉलम में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट, मतलब क्या हुआ था, हाथ से गिर गया था, वो कुछ क्रैश हो गया था या नीडल प्रिक हो गया था, किस टाइम हुआ था, ऐसे लिखेंगे। तो इंसिडेंट स्टेटस उसके बाद है मतलब कंप्लीटेड या फॉलोअप, हम कौन क्या करते हैं, मतलब कंप्लीटेड हो गया, ख़त्म हो गया, फॉलोअप है या नहीं है वो लिखेंगे। वो कंप्लीटेड कब होगा तो उसके बारे में बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये भी कॉलम है। और पर्सन रिस्पॉन्सिबल, वो कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, किसके द्वारा ये प्रॉब्लम हुआ है, वो सब उसमें मेंटेन होना चाहिए। तो ये जो हम रजिस्टर है, ये रजिस्टर हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं, या इसमें हम जो भी है मतलब लिख सकते हैं। या मतलब ऑफिस में कोई कहाँ पे फैन गिर गया या टेस्ट ट्यूब गिर गया या ऐसे कुछ मतलब एक्सीडेंट हो गया, ऐसे कुछ उसमें मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो मेंटेन करेंगे हम इंसिडेंट रजिस्टर या ऑकरेंस रजिस्टर, उनको मेंटेन करने से पहले हम हमारे लैब का इंचार्ज होते हैं या डायरेक्टर होते हैं या एचओडी मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है ये एक्सीडेंट के बारे में। तो उनको इन्फॉर्म करने के बाद हम रजिस्टर मेंटेन करेंगे। इंसिडेंट रजिस्टर मेंटेन करने के बाद हम ये फॉलो करेंगे पीपी मतलब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। इसको हम 72 आवर्स के अंदर मेंटेन करना ज़रूरी है। जितना लेट करेंगे तो काम कम होगा। सो इसको एज सुन एज पॉसिबल हम फॉलो करना चाहिए। तो 2 से 4 घंटे के अंदर करने से ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मेंटेन क्या करेंगे, तो पेशेंट इन्फेक्टेड था या नहीं, पेशेंट का ब्लड टेस्ट जो हुआ था हम उसमें से ब्लड लेके हेपेटाइटिस बी और सी टेस्ट करेंगे और HIV भी टेस्ट करेंगे। तो अगर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि पेशेंट का ब्लड नेगेटिव आ गया देन ठीक है, लेकिन हम रिलैक्स नहीं बैठना चाहिए। अब नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन का विंडो पीरियड कुछ होता है। तो इसीलिए अब नेगेटिव है लेकिन कुछ दिन के बाद वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए हम पेशेंट का सभी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सभी हम रजिस्टर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री मतलब वो किस किस के डिजीज़ में इन्फेक्टेड था, उसको क्या हुआ था, ये हिस्ट्री है। और ज्योग्राफी है वो कौन सा प्लेस में रहता है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहता है। जैसे हम लाइन लिस्ट बनाते हैं उसी हिसाब से हमको रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसको डिटेल्स में हम एड्रेस, मोबाइल नंबर और पास में डिजीज कौन का डिजीज़ था वो भी मेंटेन करना चाहिए। और मोबाइल नंबर पे क्या होता है, हम एक मोबाइल नंबर और दूसरा मोबाइल नंबर भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए वो पेशेंट एक मोबाइल नंबर रिचार्ज नहीं कर पाया तो उसका इनकमिंग नहीं है, तो हम दूसरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। तो क्या होता है, अभी तो हम उसका टेस्ट कर दिए वो नेगेटिव आया था, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, उसको फॉलोअप में 3 मंथ्स के बाद हम उसको पेशेंट को कांटेक्ट करेंगे या वो उसको बुला के ब्लड कलेक्शन करेंगे, नहीं तो उसके पास जाके हम ब्लड कलेक्शन करेंगे। ब्लड कलेक्शन करने के बाद क्या होता है, उसको फिर से हेपेटाइटिस बी और C और HIV ये तीनों टेस्ट करना पड़ेगा। करके देखेंगे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से 3 महीने के बाद, यानी अब हो गया 6 मंथ हो गया, तो हम अभी 6 मंथ में फिर से आगे टेस्ट करेंगे उसको बुला के। उसका बी हेपेटाइटिस हम जैसे SOP अभी बोले हैं ना, उसमें क्या करेंगे, कुछ SOP मतलब डॉक्यूमेंट होता है, जैसे पोस्टर होता है, वो पोस्टर की तरह हम वॉल में भी हैंगिंग कर सकते हैं, जिसमें कैसे शार्प डिस्पोजल और रेडियल स्टिक इंजरी होने से क्या होता है और क्या नहीं होता है, उनको सब बारे में ट्रेनिंग देंगे। तो ट्रेनिंग देने के बाद वो सब एजुकेटेड हो जाएंगे और ये नीडल स्टिक इंजरी नहीं होगा।